हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का 7th चैप्टर द इंटरव्यू, रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की एक बुक थी द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। इस बुक का ये एक पार्ट है जो आपके कोर्स में रखा गया है। ठीक है, इस चैप्टर के बच्चों 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग राइटर्स हैं, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने इंटरव्यू को लेके अपने क्या व्यूज़ दिए हैं। उन्होंने कुछ ने तो इसको बहुत अच्छा बताया है और किसी ने बहुत ख़राब बताया है। तो बस यही सब इस पहले पार्ट में हम देखेंगे कि इंटरव्यू आखिर है क्या और सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और फिर इसका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे अम्बर्टो ईको का इंटरव्यू, जो कि किसने लिया है, मुकुंद ने लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। Since its investigation a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. वो कहते हैं जब से करीब 130 साल पहले से जब इसका आविष्कार हुआ था इंटरव्यू का, तो तब से लेकर अब तक इंटरव्यू क्या हो गया, एक साधारण सी बात बन के रह गया है। ठीक है, जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में एक साधारण सी बात बन के रह गया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. तो वो कह रहे हैं कि आज लगभग हर आदमी जो शिक्षित है उसने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी समय कोई ना कोई इंटरव्यू तो पढ़ा होगा। जबकि अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, तो कई हज़ारों प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ जो हैं, प्रसिद्ध लोग जो हैं, उन्होंने सालों से जो है इंटरव्यूज़ देते रहे हैं वो लोग, है ना। और कुछ तो ऐसे हैं जो रिपीटेडली बार बार इंटरव्यूज़ देते हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में और इसके तरीके के बारे में, इसके कार्य के बारे में और इसके गुण बहुत कुछ भिन्न जो है नहीं है न। लोगों की जो मेथड है, मेरिट है, वो जो है ज़्यादा कुछ अलग अलग नहीं है, उसमें लगभग एक सी ही बातें उसमें होती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे क्या कहते हैं वो। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम for its as being in its highest form of source of truth and its practice and art। तो कहते हैं कुछ तो इसके एग्जिस्टेंस के बारे में, इसके अस्तित्व के बारे में काफ़ी जो है एक्स्ट्रावेगेंट यानी बहुत बड़ा चढ़ा के दावे प्रस्तुत करते हैं। क्या बताते हैं वो, कहते हैं कि ये क्या है, ये जो साक्षात्कार है, ये जो इंटरव्यू है, वो क्या है, एक सच्चाई का स्रोत है। और अगर प्रैक्टिस के रूप में देखते हैं, व्यवहार के रूप में, तो ये एक कला है। इस तरीके से हमें कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम। और दूसरे आमतौर पर जो प्रसिद्ध लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो जो है इसका विक्टिम है, इसका शिकार है। वो अपने आप को इसका इंटरव्यू का अपने आप को विक्टिम मानते हैं, शिकार मानते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। वो कह रहे हैं कि हो सकता है, उनके हिसाब से क्या है कि जो इंटरव्यू है उनके अपने जीवन में एक क्या है, एक अनुचित घुसपैठ है। मतलब किसी की बिना आज्ञा के किसी के जीवन में घुस जाना, तो अनुचित क्या है, ये घुसपैठ के रूप में शायद उसको मानते हैं। और वो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा कुछ तिरस्कार होता है, डिमिनिश होते हैं हम, है ना। हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ शायद लोग कुछ गलत भी जान लेते हैं जो हमें उन्हें नहीं जानना चाहिए, तो हमारा तिरस्कार होता है, वो ये कह रहे हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर इट इज़ बिलीव दैट इफ़ वन टेक्स ऑफ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। अब वो ये कहते हैं कि शायद उन लोगों को ऐसा भी लगे कि किसी तरह कि जो आदिकालीन संस्कृति है ना, उसमें पहले ये विश्वास किया जाता था कि अगर कोई किसी का पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचता है तो क्या होगा
तो वो उस आदमी की आत्मा को चुरा लेता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे ये लोग ये सोच रहे हैं कि इंटरव्यू से क्या होगा, हम डिमिनिश हो जाएंगे, है ना, हमारी जो है थोड़ी सी जो पर्सनल लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस हो जाएगा तो क्या होगा, हम जो है इंसल्ट फील करेंगे सबके सामने, है ना। और ये बिल्कुल उसी तरह हो गया जैसे पहले ज़माने में प्राचीन काल की संस्कृति में लोग ये सोचते थे कि अगर किसी का फ़ोटोग्राफ खींच लिया जाए तो वो उसकी आत्मा को चुरा लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। V.S. नाइपॉल feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। आगे बताते हैं, V.S. नाइपॉल ये मानते हैं कि इंटरव्यू से कुछ लोगों को चोट पहुंचती है और वो अपना कुछ अंश खो बैठते हैं। वही सेम बात कि अगर उनकी पर्सनल बातें सबके सामने आ जाएंगी तो जो है क्या होगा, उनकी पर्सनल लाइफ सबके सामने आ जाएगी तो क्या होगा, उनका थोड़ा सा जो भी इमेज पब्लिक के सामने बनी हुई है वो थोड़ी डिमिनिश हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं वो अपना कुछ अंश खो बैठते हैं। लुइस कार्लो, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। अब लुइस कार्लो जो हैं क्रिएटर हैं एलिस ऑफ वंडरलैंड के, यानी एलिस ऑफ वंडरलैंड उन्होंने लिखा है। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं आ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि मैं जो है इंटरव्यूअर से, यानी जो मेरे इंटरव्यू लेने वाले हैं उनसे तो मैं जो है बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं तो बहुत डरता था। एंड ही नेवर कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, और वो उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए वो कभी भी राजी नहीं हुए, कभी भी किसी को साक्षात्कार देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैं किसी को साक्षात्कार दूंगा, अपना इंटरव्यू दूंगा। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लॉयनाइज्ड विच मेड हिम दस रिपील वुड बी द एक्यूटेंसेस। तो इनका ये जो डर था वो इतना ज़्यादा उसको महत्व देते थे अपने डर को, इसके कारण वो अपने एक्यूटेंसेस यानी अपने परिचितों से और इंटरव्यूअर्स साक्षात्कार लेने वालों से और एंड द प्रेसिडेंट द पेटिशनर्स ऑफ हिज ऑटोग्राफ एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंस ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। तो वो जो है इस इंटरव्यू से इतना डरते थे कि इसी के कारण वो अपने जान पहचान वालों से, इंटरव्यू लेने वाले व्यक्तियों से और उन लोगों से जो ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं, उन लोगों से क्या करते थे, जब उन लोगों से वो बच जाते थे उन लोगों को बिल्कुल चुप कर देते थे। तो इसकी सफलता की कहानियाँ जब वो लोगों को सुनाते थे ना तो बहुत खुश होते थे कि देखो भाई मैंने उसको इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने उसको चुप कर दिया, मैंने उसको किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ऐसी बातें जब वो कहते थे तो उन्हें बड़ा आनंद आता था। अब आगे बात हो रही है रुडयार्ड किपलिंग की। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंटेम्प्रेरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, कि जो रुडयार्ड किपलिंग हैं उन्होंने साक्षात्कार लेने वालों के प्रति अपना और भी अधिक निंदापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया। यानी उन्होंने बताया कि मतलब साक्षात्कार लेने वाले कितने खराब होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी निंदा कर दी है। इसमें क्या बताया उन्होंने, देखिए। हिज वाइफ कार्लिन राइट्स इन हर डायरी, उनकी वाइफ जो है उनका नाम क्या है, कार्लिन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। कब लिखा उन्होंने, 14 अक्टूबर 1892, दैट देयर डे वॉज wrecked by 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि वो दिन हमारा जो है 2 बोस्टन से आए हुए जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। अपनी डायरी में लिखकर वो बता रही हैं क्या हुआ था। देखिए उस दिन उन्होंने बिल्कुल हमारा दिन ख़राब कर दिया था। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग, वो बताती हैं कि जैसा कि उनके हस्बैंड कहते हैं। टू द रिपोर्टर्स, उन रिपोर्टर्स के बारे में क्या बताते हैं वो, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैंने इंटरव्यू देना क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये इंटरव्यू क्या है, इमोरल है, अनैतिक है। इट इज़ अ क्राइम, ये एक क्राइम है, अपराध है ये। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट्स। वो कह रहे हैं ये इंटरव्यू लेना उतना ही अपराध है जितना कि एक आदमी पर अपराध है ना, जितना कि किसी आदमी पर कोई अपराध किया जाए, उस पर हमला कर दिया जाए, उस तरीके का है। जैसे एक हमला करने वाले व्यक्ति को जितना दंड दिया जाना चाहिए, जितने दंड का वो अधिकारी होता है, उतना ही जो है एक इंटरव्यू लेने वाला भी होता है,
उस पर्सन के विरुद्ध भी वैसे ही जो है क्या करना चाहिए, ऐसे ही ऑफेंस लगाने चाहिए, वैसे ही इल्ज़ामात लगाने चाहिए। वो क्या है, एक असॉल्ट करता है, अत्याचार करता है, आक्रमण कर देता है उस पर, उसकी निजी ज़िंदगी पे। तो जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, तो उसको भी उतना ही पनिशमेंट मिलना चाहिए जितना कि किसी एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति को मिलता है जो हमला करता है उसको, ठीक है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, ये क्या है, कायरतापूर्ण और एक घृणित कार्य है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। अब वो कहते हैं कोई भी सम्मानित व्यक्ति इसे नहीं चाहेगा, देने वाला की बात तो छोड़िए, यानी कोई व्यक्ति इसको ना लेना चाहेगा ना देना चाहेगा, ठीक है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो है इंटरव्यू नहीं लेगा, और कोई देने वाले की तो बात छोड़ो, देने वाला तो देगा ही नहीं। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। और कह रहे हैं कि आप जो है किपलिंग की सही बात, अगर किपलिंग ऐसा कहते हैं तो आप देखिए किपलिंग ने क्या किया था। उन्होंने कुछ साल पहले मार्क ट्वेन का के ऊपर ऐसे ही धावा बोला था, बिल्कुल बिल्कुल उनका जो है, बिल्कुल जिस तरीके से वो इसकी विरोध कर रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए इंटरव्यू, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही दावा बोल दिया था उनके ऊपर, ऐसे ही बिल्कुल असॉल्ट किया था। किसके ऊपर, मार्क ट्वेन के ऊपर। कुछ ईयर पहले मतलब उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, और खुद कैसी बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हो गई दोनों बातें। H.G. वेल्स, अब बताते हैं कि H.G. वेल्स ने क्या कहा है। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ordeal but was a fairly frequent interview and 40 years later found himself interviewing। अब इंटरव्यू जोसेफ स्टालिन, वो आगे बता रहे हैं कि जो एस.जी. वेल हैं उन्होंने 1894 में इंटरव्यू की, जो क्या कहा था, इंटरव्यू क्या है, एक कठिन परीक्षा है, इसका उन्होंने जिक्र किया था। क्या है, बहुत कठिन परीक्षा है, परंतु फिर भी वो जो है क्या करते थे, अक्सर कर जो है साक्षात्कार अपने इंटरव्यूज़ देते रहते थे। 40 साल बाद उन्होंने जोसेफ स्टालिन को का जो है इंटरव्यू खुद से लिया था। तो ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है, इंटरव्यू एक परीक्षा है, कठिन परीक्षा है, लेकिन फिर भी वो अक्सर इंटरव्यू देते रहते थे, और खुद ने भी किसका लिया था, जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार उन्होंने लिया था, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेशंस, नेवरथलेस once described interviews as being like a thumbprints on his windpipe। दो साओ ब्लो जो कई मौक़ों पर जो है इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो गए हैं, फिर भी उन्होंने जो इंटरव्यू है उसको क्या कहा है कि जैसे अपनी सांसों की नली पर जो है अंगूठे की छाप की तरह बताया, मतलब किसी की विंड पाइप पे कोई अंगूठा रख दिया जाए ऐसा लगता है इंटरव्यू, ऐसा उन्होंने बताया है। Yet despite the drawbacks of interview, it is supremely serviceable medium to the communication। फिर भी साक्षात्कार की कमियों के बावजूद ये जो है कम्युनिकेशन का, संचार का, यानी एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे के बारे में जानने का, ये सबसे उपयोगी मीडियम है, सबसे सर्वोच्च और सबसे उपयोगी मीडियम है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। और किसी समय से अधिक हमारे अपने समकालीन लोगों की बहुत ही स्पष्ट छाप इंटरव्यू के द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी हम किसी और की बात ना करें, हमारे समकालीन जो लोग हैं, इस समय हमारे साथ जो लोग हैं, उनका अगर हम इंटरव्यू लेंगे तो उनके बारे में जान पाएंगे, उनकी छाप हम पर पड़ेगी, उनके बारे में पता लग पाएगा हमको। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा साधन है कम्युनिकेशन का, ठीक है। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रेन लिखते हैं, क्या लिखा है उन्होंने, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें हम तक इंटरव्यू के द्वारा ही पहुंचती हैं, ठीक है।
Because of this, the interviewer holds a position of अनप्रेसिडेंटेड पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका कारण क्या है कि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसके पास जो है एक अद्वितीय शक्ति होती है और वो एक प्रभावपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू में वो इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि सामने वाले व्यक्ति की पूरी छवि हमारे सामने आ जाती है। यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है बच्चों। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन संडे। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे को नोवेल लिखता हूँ। अम्बर्टो इको कहते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो जो अम्बर्टो इको हैं उनके इंटरव्यू का एक पार्ट है। द इंटरव्यूअर ऑफ मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू से मुकुंद पद्मनाभन जो है वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired the formidable reputation as a scholar for his ideas of semiotics. जो ये अम्बर्टो ईको हैं ये प्रोफेसर रह चुके हैं कहाँ के, बोलगाना यूनिवर्सिटी इटली के। वहाँ पर ये पहले ही प्राप्त कर चुके हैं प्रसिद्धि और बहुत ख्याति। किसके रूप में? एक विद्वान के रूप में। किसकी वजह से? अपने आइडियाज़ की वजह से, सिमेटिक्स के आइडिया। यानी ये क्या कर रहे थे? एक स्टडी कर रहे थे सांकेतिक भाषा पर, है ना, सांकेतिक साइन लैंग्वेज पर। उस स्टडी के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, विद्वानों में गिनती होने लगी इनकी। ठीक है, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्य की व्याख्या, एंड मीडिएवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। फिक्शन की तरफ मुड़ने से पहले, जब उन्होंने नोवेल स्टोरीज़ लिखी, इससे पहले ही उनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिल चुकी थी। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन अप टू हिज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग इन 1980। तो बच्चों की जो किताबें लिखी उन्होंने, शैक्षिक साहित्य लिखा, टेक्स्ट लिखा, एसेज लिखे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे, तो ये इन सब की एक बहुत बड़ी रेंज थी, यानी बहुत कुछ लिखा था इन्होंने। इन 1980 ही एक्वायर द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़। और 1980 में तो उन्होंने, उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी द नेम ऑफ द रोज, उसके पब्लिश होने से क्या हुआ कि उसकी 10 करोड़ प्रतियां, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ जो है उसकी प्रतियां बेची गईं। तो इसके साथ ही क्या हो गया, उनका बुद्धिजीवियों के महानायक के बराबर का स्थान प्राप्त हो गया, यानी उनको बहुत बड़ा विद्वान माना जाने लगा। मुकुंद आगे क्या कहते हैं? मुकुंद पूछते हैं, द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड द एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, I can't understand how one man can do all things he does। तो वो कह रहे हैं कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, उनका नाम था डेविड लॉज। वो एक बार रिमार्क करते हैं, एक टिप्पणी करते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी इतना काम कैसे कर लेता है। ये किसको बोला उन्होंने? ईको के बारे में बोला। ठीक है, जितना की काम ईको करता है, जितना काम ईको करता है उतना एक आदमी कैसे कर सकता है? अम्बर्टो ईको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। वो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा लगता हो, ऐसा कि मैं जो है बहुत सारा काम करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में, आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब सारा काम खत्म होता है कि मैं हर बार एक ही काम करता रहता हूँ। मुकुंद विच इज़, मुकुंद कहते हैं कौन सा काम, क्या करते रहते हो आप, आपको अगर ऐसा लगता है तो। अम्बर्टो को कहते हैं आह, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। वो कहते हैं ओहो, अब ये बताना तो बड़ा कठिन है तुम्हें। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नोवेल्स। तो वो कह रहे हैं कि मेरा क्या है, एक इंटरेस्ट है किस चीज़ में? दर्शन में, फिलॉसफी में। तो दर्शन में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, उन चीज़ों को अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में, अपनी शिक्षा में, उन सबको उसमें दिखा देता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस। जहाँ तक कि मेरी जो किताबें हैं बच्चों के लिए, वो कैसी हैं? अहिंसा के ऊपर हैं, एंड पीस, शांति के ऊपर है। यू सी, आप देखिए, द सेम बंच ऑफ एथेटिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। तो इन सब चीज़ों में क्या दिखाई देता है आपको? आपको वही सारी चीज़ें दिखाई देंगी ना।
क्या दिखाई देगा आपको? जो बच्चों के लिए किताबें लिखी है मैंने, अब जो शांति की बात कर रहा हूँ मैं उसमें, है ना, अहिंसा की बात कर रहा हूँ, तो क्या दिखाई देगा? एक ही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का एक ग्रुप दिखाई देगा उसमें मेरा आपको। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर उसके बाद मेरे पास एक राज है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। वो कहते हैं मेरे पास एक राज है, आप ये बताओ कि अगर आप यूनिवर्स में से जो एम्प्टी स्पेस है उसको आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, कि क्या करें हम? एलिमिनेट कर दें सारे जितने भी एटम्स हैं उनके बीच में से जो भी एम्प्टी स्पेस है उस सबको हटा दें। ये वर्ल्ड के में जितने भी एटम है उसके बीच में है ना हॉलो स्पेस, तो करें उसको हटा दें तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज अ बिग एज माई फिश। तो जो यूनिवर्स है ना बस इतना बड़ा हो जाएगा जितनी की मेरी मुट्ठी जितना, बस ये पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड कैसा हो जाएगा? मेरी मुट्ठी जितना रह जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं वो इसी तरह, सिमिलरली इसी तरह वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, बहुत सारी खाली जगह है। आई कॉल दैम द इंटरेस्टिक्स, और उस जगह को मैं क्या बोलता हूँ? इंटरेस्टिक्स बोलता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, तो वो कहते हैं कि देखो अगर तुम जो है कहाँ आओ, मेरी घर पर आओ, मेरी प्लेस जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आओ। यू आर इन एन एलिवेटर, तो तुम कहाँ हो? एक लिफ्ट में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, जब आप तुम ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज़ एंड द इंटरेस्टिक्स, तो ये जो जगह है ये क्या है? ये एक अंतराल है, एक एम्प्टी प्लेस है ना, एम्प्टी स्पेस, एन एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और इसी एम्प्टी स्पेस में मैं क्या करता हूँ? काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर, और जब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो लिफ्ट है पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक आएगी, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो मैं तब तक एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। एंड लाफिंग, और वो हंसने लग जाते हैं। ये कि वो कहने का मतलब उनका ये है कि मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ, समय का सदुपयोग करता हूँ। ठीक है, मुकुंद कहते हैं नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, तो मुकुंद कहते हैं कि हाँ निश्चय ही हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी जो राइटिंग नॉन फिक्शनल है, यानी जो गैर उपन्यासिक है, जिसमें आप जो है अपने मन से कहानियाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, नॉन फिक्शन है वो। योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड द पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, तो आपका जो वर्क है, जो आप विद्वत्तापूर्ण काम करते हैं, वो एक प्रकार का उसमें क्या है? उसमें एक विनोदशीलता, यानी हंसी मजाक, फन है, अपना आपके व्यक्तित्व के उसमें पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, आपके व्यक्तित्व के गुण होते हैं। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, तो कह रहे हैं कि ये क्या है? ये उस मार्क से थोड़ा सा हटके ना, जो आपकी एकेडमिक स्टाइल है, नियमित शैक्षिक शैली है, ये उससे थोड़ी सी अलग हटके है ये बात। ठीक है, डिपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज़ इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो कि कैसी है? जो कि निरंतर व्यक्तिहीन, प्राय नीरस और मन को उबाने वाली होती है। यानी कोई व्यक्ति अपनी अगर लीक से हट के काम करेगा तो कैसा होगा? वो नीरस होगी ना, मन को उबाने वाला होगा ना, ऐसा बोल रहे हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, तो वो कह रहे हैं कि क्या आपने जानबूझकर एक अनौपचारिक शैली अपनाई है, मतलब एक एकेडमिक वे से हटके कुछ अलग अपनाया है, या ये आपका स्वाभाविक रूप से आई है, या फिर ये आपकी नेचुरली है ना, आपने जानबूझ के ऐसा किया है आपके नॉन फिक्शनल में, या फिर ये स्वाभाविक रूप से आ गया है। तो अब अमरटी को जवाब देते हैं। व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल dissertation in Italy, one of the professor said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them and at the end they put the conclusion। तो प्रोफेसर ने, जब मैं अपना पहला
इटली में अपना पहला डॉक्टर की उपाधि से संबंधित जो मेरा डेजर्टेशन था, यानी मेरा जो शोध ग्रंथ था, वो मैं पेश करने जा रहा था। तो एक किया था मैंने जब, तो एक प्रोफेसर ने क्या कहा कि जो स्कॉलर होते हैं, है ना, जो विद्वान होते हैं, वो क्या करते हैं, एक विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और फिर कुछ उसमें हाइपोथेसिस भी होती हैं, कुछ गलत कल्पनाएं भी होती हैं। तो क्या करते हैं, फिर वो बैठते हैं और उनको ठीक करते हैं और फिर उसका लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं वो, ठीक है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब इसके विपरीत तुमने क्या किया। हाँ, वो कह रहे हैं कि सामान्यतः लोग तो ऐसा करते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, तुमने इसके विपरीत किया है। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने क्या किया है, अपने रिसर्च की पूरी स्टोरी बता दी है। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और साथ साथ तुमने क्या किया है, तुमने अपनी जांच और अपनी सारी गलतियां भी उसमें बता दी कि हमने क्या क्या जांचा, क्या क्या परखा, क्या क्या गलत किया, सब बता दिया। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड went on to publish my dissertation as a book which meant he appreciated। और वो कह रहे हैं उसी समय एक बार तो बता रहे हैं कि सब लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, और तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ जो जो उसमें किया, तुमने क्या क्या खोजा, क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या जांच परख की, तुमने सब कुछ लिख डाला। अब उसी समय वो क्या कर रहे हैं, ही रिकॉग्नाइज्ड, कि उनको पता है, वो ये जानते हैं, साथ ही साथ उन्होंने बिल्कुल मान लिया कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। उन्होंने क्या किया, मेरा जो डेजिटेशन था, मेरा जो शोध ग्रंथ था, उसको क्या किया, पब्लिश करा दिया, एक प्रकाशित करवा दिया एक पुस्तक के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको मेरी बात पसंद आई थी। आगे क्या बताते हैं वो, एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टैंड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। तो इस स्टेज पर जबकि मैं 22 ईयर्स का था, तो मुझे समझ आया कि विद्वान और विद्वत्तापूर्ण किताबें इस ढंग से लिखी जानी चाहिए जैसे कि मैंने अपनी खोज की कहानी लिखी थी, है ना, ऐसे लिखना चाहिए। दिस इज़ वाई माई ऐसे ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट। तो इसीलिए मेरे जो एसेज हैं, मेरे जो निबंध हैं, वो हमेशा नरेटिव एस्पेक्ट में होते हैं, यानी वर्णात्मक पहलू होता है उनमें, नरेटिव एस्पेक्ट। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो संभवतः यही कारण है कि मैंने नरेटिव में, यानी वर्णात्मक रचनाएं, उपन्यास काफ़ी देर से लिखना शुरू किया, लगभग 50 साल की आयु में, या इससे कम या ज़्यादा। आगे बताते हैं वो, आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलाल्ड बार्थेस was always frustrated that he was an essayist and not a novelist। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, रोनाल्ड बर्थेस। हमेशा वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था, यानी थोड़ा खिन्न रहता था। उसे वो क्या कहता था कि वो निबंध लिखने में, निबंध लेखक तो है लेकिन वो उपन्यासकार क्यों नहीं है, है ना, निबंध तो लिख लेता है पर वो उपन्यास क्यों लिख पाता। तो इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था उनका दोस्त। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर कुड डू सो। वो चाहता था कि वो किसी न किसी दिन जो क्रिएटिव राइटिंग करे, रचनात्मक लेखन करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन, खिन्नता कभी भी महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने जो है एक्सीडेंटली यानी संयोगवश मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया। नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट ऑफ नरेशन, तो ये जो नोवेल है वो मेरी जो है उपन्यास लिखने में जो वर्णन करने की शैली है ना, वर्णन संबंधी जो मेरी रुचि है उसको मुझे सेटिस्फाइड करती है, वो मुझे संतुष्ट करती है। मुकुंद कहते हैं, टॉकिंग अबाउट नोवेल्स, उपन्यास की बातें करें तो, फ्रॉम बीइंग फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly work of non-fiction, at least more than 20 of them.
तो मुकुंद बताते हैं कि उपन्यास की बातें करें तो आप एक प्रसिद्ध एकेडमिक से द नेम ऑफ द रोज़ क्या जो आपकी बुक है उसके पब्लिकेशन के बाद तो आप जो है शानदार ढंग से प्रसिद्ध होते चले गए और आपने 5 उपन्यासों की अपेक्षा बहुत सारी जो है नॉन फिक्शन रचनाएं लिखी जो कि फिक्शन नहीं थी। अब कहानी उसमें आप बनाई हुई नहीं थी, ऐसी रचनाएं लिखी हैं आपने जो कि 20 से भी अधिक रही होंगी। मुकुंद 40। जब उन्होंने कहा, पहले मुकुंद कह रहे थे कि 20 होंगी तो वो आंसर क्या करते हैं कि 40, तो मुकुंद कहते हैं 40। अमंग देम द सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन द सेमेटिक्स बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज़ नोवेलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। तो मुकुंद कहते हैं कि 40 से ऊपर है वो, उनमें जो आपने काम किया है सेमेटिक्स को लेके, संकेत विज्ञान पर भी जो काम किए हैं वो बहुत जो है प्रभावशाली हैं। लेकिन लोगों से अगर पूछा जाए तो लोग क्या कहेंगे अम्बर्टो इको के बारे में, तो कहेंगे कौन, वो जो नोवेलिस्ट है। तो आपको ये बात परेशान नहीं करती है अम्बर्टो इको? यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन संडेज। वो हमने ऊपर देखो डायलॉग पढ़ा था ना, वो ये था। तो अम्बर्टो इको कहते हैं हाँ, मेरे को ये बात बॉदर करती है क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझता हूँ और जो केवल संडे को ही उपन्यास लिखता है, यानी फुर्सत में लिखता है एंटरटेन के लिए। वो ये कहता है इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट द एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग आ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। तो कह रहे हैं मैं जो है क्या करता हूँ, एकेडमिक मीटिंग्स में, शैक्षिक सम्मेलनों में हिस्सा लेता हूँ और पेन क्लब के लेखकों की गोष्ठियों में नहीं जाता हूँ। पेन क्लब्स की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। तो मेरे को ये लोग नोवेलिस्ट बनाई दे रहे हैं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। तो कह रहे हैं मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ, क्या मानता हूँ मैं कि मैं कैसे आता हूँ, एक शैक्षणिक समुदाय से आता हूँ। शैक्षिक समुदाय में मैं अपना घनिष्ठ संबंध समझता हूँ, ठीक है। बट ओके, चल पर ठीक है। इफ़ दे मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नोवेल्स लाफ्ट एंड श्रग्स। तो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर उन्हें बहुत से लोगों ने केवल उपन्यास ही पढ़े हैं तो, और हंसते हुए वो जो क्या करते हैं, श्रग्स यानी कंधे उचकाते हैं। ठीक है भाई, ये तो यही सही। आई नो दैट बाय राइटिंग नोवेल्स आई रीच आ लार्जर ऑडियंस। तो कहते हैं मैं जानता हूँ कि जो मैंने उपन्यास लिखे हैं उसके द्वारा मैं बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुँच गया हूँ, बहुत सारे पाठकों तक मेरी पहुँच हो गई है, ठीक है, काफ़ी लोग मुझे जानने लगे हैं। आई रीच द लार्जेस्ट ऑडियंस, आई कैन नॉट एक्सेप्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सिमेटिक्स। तो कह रहे हैं कि जो संकेत विज्ञान है, लक्षण विज्ञान जैसी सामग्री द्वारा मैं 10 लाख पाठकों की अपेक्षा नहीं कर सकता। कि मतलब मैं एकेडमिक जो करता हूँ, जो मेरा काम है सिमेटिक्स के बारे में जो स्टडी चल रही है मेरी, उसके द्वारा मैं इतनी कामना नहीं कर सकता। उनकी बुक के तो 10 मिलियन जो कॉपीज़ बिक गई थी ना। तो आगे देखिए, आगे मुकुंद क्या कहते हैं, आगे मुकुंद पूछ रहे हैं विच ब्रिंग मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ वेरी सीरियस नोवेल। कि आपकी जो बुक है द नेम ऑफ द रोज़ एक जो है बहुत सीरियस नोवेल है, बहुत गंभीर उपन्यास है ये। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल बट इट आल्सो delves into the metaphysics, theology, and medieval history, yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? अब वो आगे कहते हैं कि ये जो बुक है आपकी, इसका नाम है द नेम ऑफ द रोज़, वो तो एक सीरियस उपन्यास है, गंभीर उपन्यास है, और एक स्तर से वो एक जासूसी कहानी है, डिटेक्टिव नोवेल है। परंतु यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, देखिए, माइथोलॉजी है, माइथोफिज़िक्स है, थियोलॉजी है, मिडिवल हिस्ट्री है, यानी उसमें धर्मशास्त्र है, मध्यकालीन इतिहास की गहराई भी बताई जाती है। फिर भी इसको लोग बहुत बड़ी संख्या में इसको पढ़ते हैं, इसके बहुत ज़्यादा पाठक है। क्या आप इस सभी से कंफ्यूज नहीं होते, पजल नहीं हो जाते कि ये एकदम कैसे हो गया? अम्बर्टो इको नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। तो वो कहते हैं नहीं, मैं पजल नहीं होता, लेकिन जो जर्नलिस्ट है ना वो उलझन में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। एंड द सेमेटिक्स पब्लिशर्स, और जो सेमेटिक्स के पब्लिशर हैं,
जो मेरी सेमेटिक्स की किताब इसकी स्टडी की छापते हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कभी कभी। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। तो वो कह रहे हैं इसलिए कि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोग बकवास पसंद करते हैं। पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। हाँ, लोग बकवास पसंद करते हैं, ना कि जो अपने अध्ययनशील अनुभवों को पसंद करते हैं कि हमने ये अध्ययन किया, हमने ये लिखा, हमने ये रिसर्च की, इसको पढ़ना पसंद नहीं करता, लेकिन उल्टी सीधी बकवास होगी वो सब पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। कंसिडर देयर आर 6 billion people on this planet. The name of the rose sold between 10 and 15 million copies. So in a way I reached only a small, तो वो कह रहे हैं only a small percentage of the readers। तो अमर को बता रहे हैं कि आप सोचिए कि इस ग्रह पर लगभग कितने लोग हैं, 60 बिलियन यानी 60 खरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज़ जो है कितने लोगों ने पढ़ी है, लगभग 100 लाख, या मैं कहूँ 150 लाख। इतनी तो केवल उसकी कॉपियाँ बिकी, 10 और 15 मिलियन कॉपी बिकी हैं, तो इतनी लोगों ने लगभग पढ़ी है। तो इसलिए सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो इस ढंग से मैं जो है रीडर्स के थोड़े से प्रतिशत तक ही पहुंच पाया हूँ। बट इट एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट एसेज एक्सपीरियंसेस। परंतु असली बात तो क्या है कि इस प्रकार के जो रीडर्स होते हैं जो कि आसान अनुभवों को पसंद नहीं करते हैं, ये कम से कम हमेशा ये नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंसेस, वो ईजी ऐसा आसान एक्सपीरियंस को बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, बिल्कुल और आगे भी ऐसा नहीं चाहेंगे। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी आइदर मेमी वाइस और द इमरजेंसी रूम। आई इन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। वो कह रहे हैं कि रात को खाना खाने के बाद 9 बजे मैं खुद टेलीविज़न देखता हूँ, और या तो मैं मेमी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम्स के नाम है बच्चों। मुझे इससे आनंद मिलता है और ये मेरी आवश्यकता है, परंतु मैं सारा दिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे मुकुंद क्या कहते हैं। Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that? तो अब मुकुंद फिर से पूछते हैं, क्या उपन्यास की इतनी भारी सफलता का कोई संबंध इस बात से है कि इसमें मध्यकालीन इतिहास के एक युग के बारे में लिखा गया है, जो कि अब वो कुछ और बोलते हैं। इससे पहले अम्बर्टो को उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहते हैं दैट्स पॉसिबल, हाँ हो सकता है ये बात। बट let me tell you another story because I often tell stories like a Chinese wise man। तो वो कहते हैं लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चलो एक और कहानी बताता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं कहानियाँ चीन के बड़े बुद्धिमान लोगों की तरह बताता रहता हूँ। जैसे चीन के लोग बड़े बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसे मैं भी सुनाता रहता हूँ। तो आप मुझे एक कहानी सुनाने दें। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen the cathedral or the studies Latin। तो वो कह रही हैं कि मेरे अमेरिका के जो प्रकाशक थे, पब्लिशर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी जो किताब पुस्तकें थीं वो जो है उनके देश में, ऐसे देश में जहाँ जो है लोग जो है गिरजाघर जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, लैटिन भाषा उन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं है, तो वहाँ ऐसे देश में 3,000 से ज़्यादा पुस्तकें नहीं बिक पाएंगी। उन्होंने ये कहा है ना, ऐसा अमेरिकन पब्लिशर ने कहा कि ऐसे देश में जो है ऐसा नहीं होगा कि 3,000 से ज़्यादा कॉपी बेच रहे हैं। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक she did not expect sell more than 3,000 copies country where nobody has seen the
कैथेड्रल और द स्टडीज़ द लैटिन। जिन्होंने लैटिन भाषा पढ़ी नहीं है और चर्च को देखा तक नहीं है, वहाँ पर 303 ऐड से ज़्यादा नहीं बिकेंगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़। तो इसलिए मुझे 3000 कॉपीज़ का जो है एडवांस दे दिया गया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएसए। लेकिन अंत में क्या देखा गया कि यूएसए में ये 20 या 30 लाख प्रतियां जो हैं इसकी बिकी। A lot of books have been written about the medieval past far before mine। वो कह रहे हैं मेरी किताब से पहले काफ़ी किताबें मध्यकालीन भूतकाल पर लिखी जा चुकी थी। I think the success of the book is a mystery। मुझे लगता है कि किताब की ये सफलता एक रहस्य है। Nobody can predict it। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same। Why it worked at that time is a mystery। वो कह रहे हैं कि जो है ये जो मेरी किताब इतनी ज़्यादा सफल हुई है ये तो एक रहस्य है और कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से मैंने ये बुक द नेम ऑफ द रोज़ 10 या 20 साल पहले लिखी होती या बाद में लिखी होती तो ये बात नहीं होती। उस समय ये क्यों सफल हुई ये एक रहस्य है। तो यहाँ पर ये इंटरव्यू चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और मैं आपको ऐसी ही मदद करती रहूँ। और बच्चों आपको अगर कोई और मदद चाहिए किसी क्वेश्चन आंसर्स को लेके, किसी और एक्सप्लेनेशन को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।